गुलजार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल दिल के ताकरों से वेलकम। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर्विस से ज़्यादा फैला दें, जैसे शेयर करें और खुद भी सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर वीडियो का टाइटल है इज़ कश्मीर डेड हॉर्स फॉर पाकिस्तान। अच्छा, देखते हैं सबसे पहले वीडियो, डीडी रेड की वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पाकिस्तान के दो बड़े जाने माने चेहरे हैं जो बड़ी बेबाक बातें करते हैं, बहुत क्रिटिकल मुद्दों को उठाते हैं। तो जुनैद अकरम साहब के पॉडकास्ट पर आए हैं सैयद मुजम्मिल। तो उनमें से एक हिस्सा मैंने निकाला है जिसमें वो इंडिया की बातें कर रहे हैं, बाकी तो पाकिस्तान की बातें हैं, तो उससे हमारा कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। इंडिया पाकिस्तान और इस पर जो बातें हुई हैं तो वो मुझे निकाल कर दिया गया है कि भाई ये जो हैं वो मेन मुद्दे हैं इंडिया और पाकिस्तान पर इन्होंने जो बातचीत की है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह की बातचीत हुई है, इसमें क्या नया समझने को, सीखने को और जानने को मिलता है। चलिए। तो बहुत कम लोगों को पता है ये SSG जो है फ़ौज के अंदर, ये भी अमेरिका ने बना कर दी थी रूस के अगेंस्ट। और अयूब साहब ने फिर पैसा लेना शुरू कर दिया और वो पैसा लेके उन्होंने रूस के अगेंस्ट को जो लड़ना था वो उन्होंने इंडिया पे मास खोल दिया। तो गोरों ने कहा कि भाई ये क्या स्कैम कर दिया मतलब हमसे तो कहा था कि वो डबल गेम हम तो मॉस्को पे झंडा लगाएंगे, दिल्ली पे लगाने की कोशिश करना शुरू कर दी है। तो ये था कि ये इतना क्योस दिखाई देता है शुरू में आपको। पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आती है, फिर अयूब कहता है सेकुलरिज्म थोड़ा सा लेके आना है, और बाद में वो भी चेंज हो जाता है। व्हाट डिड इंडिया डू सो डिफरेंट शुरू में ही कि उनकी सिमत अलग निकल गई और हमारी तो आपने जैसे बताई। व्हाट डिड दे डू सो डिफरेंट? इंडियंस को ये पता था कि ये कंटिन्यूटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो 7000 साल पुरानी तहजीब है और हमारी ये वैल्यूज़ हैं। फिर नेहरू के आइडियाज़ भी क्लियर थे कि सेकुलर रियासत होगी। उसकी वजह यह है कि हमने कभी भी किसी को सप्रेस नहीं करना कि ये ज़ुबान बोलो और ये ना करो। तो हमारे यहाँ पर ये हुआ कि पहले ही ढाका में जाके अंग्रेज़ी में तकरीर करते हुए कहा कि उर्दू बोलनी है आइंदा से, जो कि मेरा ख्याल है ख़ुद को भी नहीं थी आती। तो खैर आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान में ये नहीं हुआ। तो एक तो सेकुलर प्रिंसिपल कि जो भी हिंदुस्तान का शहरी है, कतई नज़र इससे कि उसका मज़हब, उसका रंग, उसकी नस्ल क्या है। बेशक रेसिज्म वहाँ पर अभी भी है और अब भी हो रहा है सारा कुछ। अब तो खैर एक डायरेक्शन बदलने की कोशिश की जा रही है वहाँ भी। लेकिन एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का आना जो यहाँ पर 73 तक नहीं आ सका। उससे पहले जो आया वो तो मजाक था, क्योंकि वो मार्शल लॉज के दौर में आता रहा, गैर जमाती इलेक्शन होते रहे। फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दे दिया जो फाउंडिंग फादर की बहन थी। तो वहाँ पर एक सेकुलर प्रिंसिपल मुझे लगता है। दूसरा सिविलियन सुप्रेमेसी इसीलिए बेहतर रही और आज तक कू नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक बड़ी मजबूत जमात थी, बड़ी ऑर्गेनाइज थी। उसके जो लीडरान थे उनकी आवाम से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, लीगर्स की नहीं थी। हुसैन हक्कानी साहब तो लिखते हैं कि पार्टीशन के बाद वो सोचते रहे कि अब जाना कहाँ है, करना क्या है। बहुत से लोग ये सवाल करते थे कि अब क्या करें, ये बना लिया है अब। हाँ, इवन जिन्ना साहब का अपना घर जो मालाबार हिल्स वाला था हिंदुस्तान में, वो उन्होंने कहा कि मैं आके गर्मियों की छुट्टियां वहीं गुजारा करूँगा। ये बताता है कि उनका ये विज़न नहीं था कि बॉर्डर बंद हो जाएंगे। इतना तो सीरियस नहीं लिया हमने ना यार, लेकिन वो हुआ बाद में कुछ और, बिल्कुल ट्रैजेक्टरी मुख्तलिफ हो गई बिल्कुल। तो एक तो ये है कि वहाँ पर एक सिविलियन एजेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और वो नेचुरली होती है। जिस तरह आज आप 3-4 पार्टीज़ को कंपेयर कर लें तो एक पार्टी स्ट्रॉन्ग है, वेल कनेक्टेड है, दूसरी नहीं है। तो कांग्रेस और लीग का जो फ़र्क था वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का फ़र्क था, क्योंकि नेहरू साहब ने आके जो रिफॉर्म्स की, जो लैंड रिफॉर्म की, सबसे बड़ी बात कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाज वेरी वेरी नेसेसरी। उनका एक इंटरव्यू है कि हमें पहले से इल्म था कि लीग की जो क़यादत है मुस्लिम लीग की, वो सारी है ही वडेरों की आधी से ज़्यादा। तो एलीट थे। तो मैं तो अक्सर कहता होता हूँ ये एमनेस्टी स्कीम थी एक बेसिकली पाकिस्तान ले लो। तो उसमें यह है कि जिसको भी ख़तरा है कि मेरी ज़मीनें छीन ली जाएंगी वो इस तरफ आ जाए। आसान है ना, मैंने ऐलान कर दिया मेरे ग्रुप में आ जाओ, तुम्हारी ज़मीन बचा लूँगा। और वही हुआ कि वो 30-40 ख़ानदान आज तक वही मखदूम, आज तक वही कुरैशी और वही सब चल रहा है। अभी तक हम सिंध में बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी वही चल रहा है। हिंदुस्तान में लैंड रिफॉर्म हो गई, वडेरे की ताकत को तोड़ दिया गया। वहाँ जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके जो बादशाह थे या प्रिंसेस थे, उन्हें कहा गया कि भाई इलेक्शन लड़ो और मोनोपोली तोड़ दी। तो वो एविडेंट है उसके बाद से। और उसके बाद फिर जब हर चीज़ एक गाड़ी, देखिए कई लोगों को मैंने, अच्छा अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सैयद मुजम्मिल भाई ने कहीं मेरे वीडियोज़ तो नहीं देख लिए हैं,
क्योंकि ये जिक्र, हालांकि मैं इस पर वो नहीं कर रहा, उन्होंने पढ़ी होगी चीज़ें जैसे मैंने पढ़ी हैं, जैसे मैंने न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़ी है, जैसे मैंने चीज़ों को ढूंढा है, तो उन्होंने भी क्या होगा, जाहिर सी बात है, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत नॉलेजेबल आदमी हैं, तो उनके पास भी ये जानकारी हो जो मेरे पास है, नॉर्मल बिल्कुल, जो उस लेवल तक कोई पढ़ाई करता है उसके पास ऐसी जानकारियाँ होती हैं। तो मैं अक्सर ये बातें अपनी वीडियोज़ में भी कर रहा हूँ पिछले कुछ एक आध महीने से, और इसको साबित करने के लिए लोग मुझ पे कहते हैं पाकिस्तान से कमेंट करके कि नहीं नहीं आप तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये पॉइंट गलत है आपका। तो देखिए, एक पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल ने भी ये बात कही है, और मैं एक बार फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी वो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट में सुनवाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना आज़ादी की जंग में शामिल नहीं थे। चूंकि उनको पता चल गया कि लैंड रिफॉर्म्स हम करने वाले हैं, जागीरदारी चली जाएगी, ज़मीनें जमींदारों की चली जाएंगी, इसलिए उन्होंने अलग स्टेट मांगा, पाकिस्तान बनाया। और आज देखिए, वही बात मैं कह रहा हूं, वडेरा सिस्टम आज भी जारी है, आज भी उन्हीं फैमिलीज का राज है पूरे पाकिस्तान पर, जो उस वक्त भी ताकतवर थी, आज भी ताकतवर हैं, और शायद आने वाले वक्त में भी ताकतवर रहेंगी। सुनिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात। Mr. Jinnah was not involved in the fight for independence at all. In fact, he opposed it. The leaders of the Muslim League were big landlords and the like, who did not like land reform. We were very anxious to have land reform, which we did have afterwards. And that was one reason that we agreed to partition, because we thought that if they remained with us, apart from this trouble continuing. सुन लिया आपने? तो मैं कोई भी बात ऐसे नहीं करता, मैं बगैर सबूत कोई बात नहीं कहता। और यही बात सैयद मुजम्मिल भाई ने भी कही है कि जिन्ना साहब ने कहा अपने लोगों को, चलो भाई सबकी रियासतें मैं बचाऊंगा, आ जाओ पाकिस्तान, और यही हुआ। नहीं तो आज बताइए कि पाकिस्तान की हालत कैसी है। हमने डेमोक्रेसी की राह पकड़ी, मजबूती से डटे रहे। कई ऐसे मौके आए जब डेमोक्रेसी पर हमारे यहाँ भी खतरा आया, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी ढीली नहीं पड़ी, हमारी जनता ढीली नहीं पड़ी। आपकी जनता तो कभी उठी ही नहीं। एक फंक्शन कर रही है वो सही, तो ऐसा नहीं होता कि इंजन उठ के पीछे लग जाए उसका, वो एक ऑर्डर में चलती रहती है। हमारा तो था ही नहीं ना, तो इसीलिए वो शुरू से दे कट टू साइज द मिलिट्री एज वेल। और आज भी वो मारुति सुजुकी में चीफ आता है उनका, और डिफेंस मिनिस्टर से डरता है वहाँ पे, तो किसी की मजाल नहीं है कि वो सोच भी सके सिविलियन के अगेंस्ट कोई बात करने का वहाँ पे। तो वो जो डेमोक्रेटिक ईथोस हैं वो आपको अभी भी दिखाई देती हैं। और लोग कहते हैं मोदी आके सब डिस्ट्रॉय कर रहा है। पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो रियासत के इंस्टीट्यूशन को तबाह नहीं कर सकती, क्योंकि वो ट्रंप आके चला गया, अमेरिका वही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन तगड़ा है आपका, सिविल सोसाइटी तगड़ी है, और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट तगड़ा है, तो कोर्ट्स काम कर रही हैं, सबसे बड़ी बात। और वहाँ नज़रिया ज़रूरत नहीं हुआ जो यहाँ पर हो गया, जस्टिस मुनीर साहब के अंडर के गवर्नर जनरल बना दिया आपने। मतलब जिन्ना साहब गवर्नर जनरल बने और नेहरू साहब वज़ीर आज़म बने, तो वो एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन पहले दिन से प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं जो जिसको एक्सेप्ट करना बहुत तल्ख है, लेकिन लोग करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी ये ग्रुप है जो गांधी साहब के अगेंस्ट गॉडसे को सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने क्यों बात कर दी किसी के अगेंस्ट, ये पूरी दुनिया में होता है। और वही बात कि खौफज़दा होंगे तनकीद से तो नहीं चलेगा काम। तो ये वो रियलिटीज़ हैं जो एक्सेप्ट करेंगे तो शायद रिफॉर्म आ जाए। कारगिल में क्या बताया कि आप फातेह कश्मीर बन जाएंगे, आप वहाँ जाके जंग लड़ें और दोबारा ले लें उस खत्ते को। उसमें देख लें वो ये खामोशी कहाँ तक किताब है जनरल शाहिद अजीज़ की, तो उसमें वो कहते हैं कि 600 लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, 400 की लाशें भी नहीं उठाई आपने, वहीं पे फेंक के आ गए, क्योंकि आपने माने ही नहीं ये हमारे बंदे थे। इनफैक्ट फुटेजेस भी हैं यूट्यूब पे वेयर सरेंडर कर रहे हैं, दोनों तरफ की। इंडियन आर्मी जो है दफन कर रही है जी 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 उन लोगों को। तो वो इसीलिए कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये डॉगमेटिक थिंकिंग का इतना बड़ी प्राइस आप पे कर रहे हैं, और अब भी कर रहे हैं। उसकी वजह है कि अब भी यही है कि जी हमें कोल्ड वॉर की स्टेट में हिंदुस्तान से, भाई दे डोंट गिव अ डैम। वो उतना सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं जितना आपका जीडीपी है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का पूरा जो जीडीपी है पाकिस्तान से ज़्यादा है एक स्टेट का। उनका गोवा का जो टूरिज्म है आपके पूरे मुल्क का पिछले 10 साल में नहीं है, 1 साल का जो उनका है। तो आप अपने आप को एक ऐसा जायंट समझते हैं कि हम नहीं इनसे बात करेंगे। दे डोंट गिव अ डैम मैन। अपने आप को एनालाइज तो करें कि आपका साइज़ क्या है इंटरनेशनली। आपने ये सोचा कि चूँकि हमने हिंदुस्तान के अगेंस्ट काम करना है, अगेन फ़िलासफ़ी, क्योंकि आप डॉगमेटिक सोच रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन है,
वो मॉर्गेंथो ने कहा था ना कि पाकिस्तान को यूनाइट ही एक चीज़ करती है, हेटरेड फॉर द हिंदू। इसके अलावा कुछ कॉमन ही नहीं है। पश्तून, बलोच, गिलगिती, पंजाबी, सिंधी सब अलग हैं। उनके पास कॉमन ग्राउंड ये था, हमें हिंदू से अलग कमरे में बंद कर दो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये था आपका। दो कौमी नज़रिया जो 71 में फ्लॉप हो गया। आपके अपने 51% मुसलमान भाइयों ने कहा कि हमारी जान छोड़ दें। नहीं काम आया ना आपका ये जो बाइंडिंग ग्लू बनाई थी आपने। तो खैर वो अच्छा, ये बात जब मैं कहता हूं ना तो इस पर भी पाकिस्तान से बड़ा जबरदस्त रिएक्शन आता है कि दो कौमी नजरिया, आपको क्या पता है, हम यहाँ आज़ादी से सांस ले रहे हैं। अरे भैया, मुजम्मिल की बात सुनो। और दो कौमी नजरिया क्या था कि जी हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। इंडिया में पाकिस्तान बनने से पहले भी हिंदू और मुसलमान साथ रहते थे, और पाकिस्तान बनने के बाद भी हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, और पाकिस्तान नहीं रहने के बाद भी हिंदू मुसलमान साथ रहेंगे। यहां पर बातों बातों में निकल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान एकदम नक्शे से गायब हो जाएगा, नहीं नहीं भैया, गायब नहीं कर रहा हूं। एक बात कह रहा हूं जो बात जो थोड़ी आपको हिट करे। दो कौमी नजरिया जो था वो फ्लॉप है। इसको आप लोग अपनी अचीवमेंट बताने को मत करें। जो असली पाकिस्तानी है, जो समझदार पाकिस्तानी है, वो समझता है इन बातों को। और देखिए मुजम्मिल भाई ने कह दी ये बात, फ्लॉप है दो कौमी। जाहिर सी बात है, अगर दो कौमी नजरिया होता तो भाई बांग्लादेश अलग क्यों होता, ईस्ट पाकिस्तान अलग क्यों होता? वो तो इस्लामिक थे ना, वो भी तो इस्लाम वाले थे, वहां भी तो इस्लामिक मेजोरिटी थी, फिर क्यों अलग हो गए वो? वहाँ पर फिर आपने उनको सपोर्ट किया इसलिए कि हिंदुस्तान के वो अगेंस्ट हैं। अब वो हिंदुस्तान से भी डील कर रहे हैं, फिर आप उन्हें कहते हैं टीटीपी को मारो। तो वो क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि टीटीपी और वहाँ पर ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट भी है जो चीन को मारती है, वो मिल जाएंगे। और तीसरा जो दाइश खुरासान है, आईएसएस खुरासान एक और ग्रुप है, वो तीनों अगर इकट्ठे हो गए तो अफ़गान तालिबान की अपनी रेजीम जा सकती है। तो अब वो कहते हैं कि भाई अब तुम्हारी बात माने तो हमारा अपना काम धंधा बंद हो जाएगा। And how do you see India and China individually, say, in future? हाँ नहीं, इंडिया का तो looks pretty bright on the economic front. In terms of civil liberties, it's not very good. उसकी वजह ये है कि जब इस तरह की रेजिम्स फंक्शन करती हैं और इकोनॉमिकली परफॉर्म कर रही होती हैं, तो उसके बाद वो फिर एब्सोल्यूट जो है ना वो अथॉरिटी ले जाती हैं, और वो अपोजिशन को भी डिस्ट्रॉय करती हैं, फ्री स्पीच को भी करती हैं। तो उसमें अपोजिशन अपने आप डिस्ट्रॉय हो रही है सर मुजम्मिल भाई। इसमें इधर वालों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब जंग होती है, लड़ाई होती है, या क्या कहें कंपटीशन होता है, तो बल दोनों तरफ से बराबर लगना चाहिए। एक बल तो ठीक है, दूसरे के पास बल ही नहीं है, तो कैसे टिकोगे आप? अब इसको कह दो कि नहीं जी इसने इसको तबाह कर दिया, नहीं बॉस, ये खुद अपने आप को, पाकिस्तान अपने आप तबाह हो रहा है ना। पाकिस्तान को कोई तबाह नहीं कर रहा है, पाकिस्तान अपने आप तबाह हो रहा है। इंडिया ने कभी पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने जरूर किया, और आज उसका नतीजा क्या है? पाकिस्तान तबाह हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया ने तबाह किया पाकिस्तान को? जी नहीं सर, ठीक ये वही बात है। अपोजिशन के पास ताकत ही नहीं रही, अपोजिशन के पास ग्राउंड से जुड़े मुद्दे ही नहीं रहे, अपोजिशन झूठी बातें करता है। मैं तो आज भी कहता हूं कि आप झूठी बातें छोड़ो, मुद्दों पर पकड़ो सरकार को। लेकिन मुद्दों पर पकड़ने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, निकालना पड़ेगा ना भाई, मेहनत करके कमी वो तो निकाल नहीं पा रहे हैं। राफेल पर माफी मांगी, चौकीदार चोर है पर माफी मांगी, अभी इस पर भी शायद जिस पर सदस्यता गई है ये भी झूठा निकला। कहां हैं आप? असल मुद्दे, जनता बहुत समझदार हो गई है सर। जनता जो है ना वो बहुत समझदार है, वो जानती है कि कहां पे फेक चीजें दिखाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कहां पे ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब जनता वो रही नहीं, इंटरनेट का ज़माना है और सब ढूंढ लेते हैं फट से चीज़ें। आप देख लीजिए कि मीडिया की जो ओरिएंटेशन है हिंदुस्तान में, मुझे पाकिस्तान जैसी लगती है। किसी रवीश कुमार की मिसाल है, मेरा ख्याल है आखिरी चंद अच्छी आवाज़ों में से था, उसने भी इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि चैनल ही वो प्रो मोदी लोग ख़रीदना शुरू हो गए हैं। तो उन्हें पता है कि भाई स्पेस नहीं है, क्या करें अब। तो स्पेस है, बिल्कुल है स्पेस। पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, वो क्या नाम है उस बीबी का, अरे राणा याकूब क्या नाम है उसका यार, जो भी है, अपने रवीश कुमार यूट्यूब पर आवाज़ें नहीं उठा रहे हैं, अजीत अंजुम यूट्यूब पर आवाज़ें नहीं उठ रही हैं। प्रॉपर स्पेस मिला है, अब तो ज़्यादा स्पेस मिल गया है इनफैक्ट।
तो आप अगर कहते हैं कि मीडिया पर पाबंदी है तो पाबंदी तो यहीं भी लग जाती। यूट्यूब पर बैन लगाना कौन सी बड़ी बात है, सरकार चाहेगी 2 मिनट में लगा देगी। नहीं लगाया ना, सबको बोलने की आजादी है, वो तो नौकरी थी। यहां तो और आजाद हैं आप, यहां पे कोई किसी का दबाव नहीं है। ये तो और अच्छा हुआ। इनफैक्ट नौकरी में तो दबाव होता है, एडिटर ने कुछ कहा, उसके ऊपर मालिकों ने कुछ कह दिया तो आपको सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। यहां पर कौन सा दबाव है, यहां पर आप अपने मालिक हैं। आप अपनी आवाज जिस तरह से हो सकता है, जितनी ऊंचाई, जितनी मीनार ऊंची बना सकते हैं, उतनी अपनी आवाज की मीनार बना सकते हैं आप। ये मत कहिए, हम इंडिया के लोग जानते हैं। और जाइए देखिए, मिलियंस में सब्सक्राइबर है भाई उनके। तो अगर आवाज दबाई जाती तो यहां भी दबाई जाती भाई, सिर्फ न्यूज चैनल पे ही दबाई जाएगी। और जबकि न्यूज चैनल देखने के लिए मुझे तो घर में बैठना पड़ेगा, टीवी देखना पड़ेगा। यहां तो सोशल मीडिया का जमाना है, जहां मन करे आप वहां चले जाइए, है कि नहीं? अभी वो एक बड़ा रीसेंट फिनोमेना अमृतपाल सिंह के नाम से वो हुआ है, जो पंजाब में वो बड़ा जो है ना वो खालिस्तानी तहरीक को दोबारा से करने की कोशिश की है उन्होंने। तो ये मसाइल हिंदुस्तान के हैं और वो ऐसे नहीं है कि सॉल्व ना हो। उसकी वजह कि जब स्टेट फंक्शन कर रही होती है, पैसा आ रहा होता है, तो लोग बंदूक उठाते ही नहीं हैं। कोई बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपनी खुशहाली की ज़िंदगी छोड़ के सेपरेटिस्ट मूवमेंट का पार्ट बन जाए। वो वही लोग बनते हैं जिनके घर में खाने को रोटी नहीं होती। तो वो इसीलिए कि उनको पता है कि रिडिस्ट्रीब्यूट जो है ना वो किस तरह से वेल्थ को कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान का मैं समझता हूँ कि एक पॉइंट पे चाइना से एज हो सकता है, बिकॉज इवन अंडर मोदी इट स्टेज एन ओपन सोसाइटी। चाइना इज़ नॉट एन ओपन सोसाइटी। और इस तरह की सोसाइटीज़ बेशक आपको नज़र आएंगी कि बड़ा इकॉनमी में डोमिनेट कर रही हैं, वेस्ट को बहुत बड़ा थ्रेट पोज कर रही हैं, बट इन दिस रीजन आफ्टर 2050 आई थिंक चाइना हैज़ टू रन फॉर इट्स मनी अगेंस्ट इंडिया। क्योंकि जिस रैपिड पेस पे इंडियन इकॉनमी और सिविल सोसाइटी जो है ना वो चला सकती है हिंदुस्तान को, वो चीन में नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ ब्यूरोक्रेसी बड़ी टाइटंड है और उसमें बड़े कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ हैं। युआन को लेके उनकी पॉलिसी देख लें और चीज़ों को देख लें, तो ये है कि उसमें एक मुशावरत का अमल चीन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसमें बस ऑर्डर आते हैं और किस लिहाज से पॉलिट ब्यूरो जो उनका है उसमें कैसे लोग ऊपर आते हैं नहीं पता इतना। तो हिंदुस्तान का तो मुझे लगता है पाकिस्तान को लेके तो एब्सोल्यूट इररेलेवेंस है। आई मीन वी आर नोबडीज इन फ्रंट ऑफ देम एनी मोर। कश्मीर इज़ एन एब्सोल्यूट डेड हॉर्स। यू कैन कीप क्राइंग ऑन दैट, दे आर नॉट गोइंग टू गिव इट अवे। ठीक है, इवन आफ्टर 370 तो बात ही ख़त्म हो गई ना। अब प्रैक्टिकली LOC एग्जिस्ट नहीं करती, इट्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि उन्होंने लेजिस्लेट कर दिया इस चीज़ को। तो कश्मीर को भी आपने दहाइयों से मिस हैंडल किया है। आपने 65 वॉर में खुद शुरू की, बाद में कहा हमने डिफेंड कर लिया, हम जीत गए। मौजज़ा ऑपरेशन जिब्राल्टर की बात ही नहीं करते कि हमने घुसाया था लोगों को वहाँ पे, और हमें बताया रात की तारीकी में हिंदू बंदियाँ आया था और हमने बचा लिया मुल्क को जाने दे के। तो खैर उसमें आपने लिख कर दे दिया ताशकंद में कि ये बायलैटरल इशू है, हम और आप सॉल्व करेंगे। आप कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों नहीं बोलती, ये नहीं बताते किसी को। ठीक है, उसके बाद में आपने वही बात इसराइल वाली, 4 जंगें लड़ ली, कुछ नहीं उखाड़ा, तो एक्सेप्ट कर लो फिर। जितना सच बर्दाश्त कर सकते हो वो तुम्हारे दिमाग की ताकत है। तो यहाँ यही है कि इनको ये अभी भी उस हैंगओवर में है कि कश्मीर का एक बोन ऑफ कंटेंशन है। मुज़म्मिल असलम साहब जिन्होंने पोटेंशियली पाकिस्तान की इकॉनमी चलानी है अगले इलेक्शन के बाद, क्योंकि PTI के मेन मैन है शौकत तरीन के साथ, उनसे मैंने सवाल किया कि हिंदुस्तान से ट्रेड होनी चाहिए नहीं। उन्होंने कहा पागल हैं आप क्या, ये किस किस्म की बात कर रहे हैं, कश्मीर के मजालिम के साथ आप ये सब करेंगे, हिंदुस्तान से बात करेंगे, ट्रेड करेंगे उनसे, ये विजन है, देख लें क्या फ्यूचर है। तो ये चीज़ है कि ये रेडिकलिज्म जो है यहाँ पर, सो वी आर गोइंग टू बी रिड्यूस टू नोबडीज़ and this continent is all about China and India, and the future is east because the west is slightly losing ground और EU का बहुत बड़ा हाथ है उसमें कि वो टूट गई। तो इतना वीडियो था और आपने देख लिया कि किस तरह की बातें हुई। जाहिर सी बात है यार, कश्मीर वाकई डेड हॉर्स है। आप कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहिए, लेकिन जो कश्मीर के लिए आप लोगों ने कर दिया है ना, वो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी आपसे सुनने वाली नहीं। वो समझ गई है कि किसका पक्ष राइट है और किसका रॉन्ग है। आप लोग इन्वेडर थे कश्मीर में, इसलिए UN के रेजोल्यूशंस कहते हैं कि आपको नॉन कश्मीरी जितने हैं, यानी कि फौज बाकी चीजें जो लगा रखी हैं, वो सब वापस करनी पड़ेंगी। इंडियन कम करेंगे अपनी फौज, वापस नहीं करेंगे। UN रेजोल्यूशंस की बात कर रहा हूं
जाके पढ़ लीजिए आप लोग थोड़ा यूएन रेजोल्यूशंस के बारे में। और छोड़ो यार, यूएन छोड़ दो, ये तो मसला है अब बायलैटरल है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच का मसला है, किसी तीसरे पक्ष का है नहीं, दोनों देश इस पे साइन कर चुके हैं एग्रीमेंट। ये भी आप लोगों को, ज्यादा लोगों को पता नहीं। शिमला समझौते में भी यही हुआ था। तो सोचिए कि काहे यूएन चिल्ला रहे हो, छोड़ दो यूएन में, और जो है उसे मान लो। बाकी एक बात कही मुजम्मिल भाई ने कि वो एलओसी अब रही नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया। नहीं नहीं सर, वो एलओसी ही है, क्योंकि उस पार भी तो हमारा ही है, कानूनन दस्तावेजन वो भी तो हमारा ही है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। तो वो एलओसी ही है, अभी लाइन ऑफ कंट्रोल ही है, वो आईबी नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं। और वो हम उसे एलओसी ही मानेंगे जब तक कि वो पार्ट वापस रीयूनिफिकेशन नहीं हो जाती। खैर, इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। कुल जमा पाकिस्तानियों को मैं कहूँगा कि भाई इस इंटरव्यू को आप लोग देखिए, समझिए, और तब एनालाइज कीजिए कि इंडिया के सामने पाकिस्तान टिकता कहाँ है। इंडिया के सामने पाकिस्तान अगर कश्मीर का इशू करता रहेगा, उसका फ़ायदा क्या होने वाला है। देखो, हमारी सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ता, हटो बे, हमें फिक्र ही नहीं है पाकिस्तान की, क्योंकि वो बराबर का रहा ही नहीं। मतलब बराबर तो वैसे भी कभी नहीं था, बराबर वैसे भी नहीं। तो आप लोग अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी प्रोग्रेस पर फोकस कीजिए, अपनी डेवलपमेंट पर फोकस कीजिए, अपनी पॉलिसीज पर फोकस कीजिए, अपनी इकोनॉमी पर फोकस कीजिए। अब बताइए कि जो अगले आपके फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले हैं, जिनका नाम इन्होंने लिया, जो अगर इमरान खान जीत गए इलेक्शन के बाद, और तो वही बनेंगे, वो फिर से वही कश्मीर राग, नहीं हम ट्रेड नहीं करेंगे। भैया बिल्कुल मत करिए सर, एकदम ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, कोई संबंध रखने की जरूरत नहीं है। हम इसलिए चाहते हैं इमरान खान दोबारा आए, ऐसे लोग दोबारा आए जो कहेंगे नहीं भारत हमारा दुश्मन है और भारत से कोई संबंध नहीं रखना है। सर इसमें हमारा ही फायदा है सर, प्लीज ऐसा ही करिएगा। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप दोस्ती नहीं चाहते, आप ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते। मेरा जवाब ये, बिल्कुल नहीं चाहता। क्यों चाहें? मेरे इस एक सवाल का जवाब कोई पाकिस्तानी दे दे कि क्यों 4 बार जंग हमारे ऊपर हमला करने के बाद, मुंबई अटैक कराने के बाद, उरी पुलवामा इतने सारे अटैक कराने के बाद, प्रॉक्सी वॉर छेड़ने के बाद, हमारे हजारों लोगों को मारने के बाद आप कहें कि दोस्ती करनी? क्यों करनी है भाई? आप अपना देखिए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, हमारा देश है, छोड़ दीजिए हमें। हमने आपको छोड़ दिया है, आप जाइए अपने देश के साथ जो करना है करिए। क्या करेंगे? आना जाना क्यों चाहिए यार? चाहिए क्यों? इसलिए चाहिए क्योंकि आपकी इस समय जरूरत है, होगी जरूरत। 75 ईयर्स में हमने देख लिया, अब वक्त पे बैक का है। कर्मा इज कहते हैं ना, तो जैसी करनी वैसी भरनी। 75 साल में जो आपने किया है, अब उसके भरने का टाइम आया है, पे बैक का टाइम आया है, और पे बैक मिल रहा है आप लोगों को। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। कुछ यार इसमें हमें सीखने को भी मिला, नई जानकारी भी मिली, और हमारा जो इल्म में भी इजाफा हुआ। तो जिस तरह सैयद मुजम्मिल ने एक्सप्लेन किया है, भाई आप अगर वाकई में सच ढूंढना चाहते हैं ना, तो आप अपनी जो बुक्स हैं उनको भी पढ़ें और ज़्यादा फोकस करें। जो न्यूट्रल मीडिया की बुक्स हैं, न्यूट्रल प्रिंटर्स की बुक्स हैं, पब्लिकेशंस पढ़ें, आपको पता चलेगा हकीकत क्या आती है। तो वो जो सैयद मुजम्मिल बातें कर रहा था वो 100% ठीक है। हमारा पहली बात तो आइन देखें, हमारा आइन ही कोई नहीं। वो लोग साहब की और अपना मुजम्मिल भाई की मुझे बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि आपका आइन तकड़ा होना चाहिए, कनेक्टिविटी तकड़ी होनी चाहिए, कोई इदारे तकड़े होने चाहिए। तो ये जो वज़ीर आज़म है, तो ये दूसरे हैं, इनकी तो औकात नहीं कोई अदारों के सामने रहती। उदारों को ये लीड जरूर करते हैं, हुक्म दे सकते हैं, लेकिन आइन से तजावज़ नहीं कर सकते, जिससे पाकिस्तान में अब हो रहा है। पाकिस्तान में अनाउंस लिखा हुआ है आइन में कि 19 रोज इलेक्शन डे के अंदर इलेक्शन करा रहे हैं, नहीं करवा रही हुकूमत। कोई इलेक्शन कमीशन जो है, उसका नाम है हमारी सबसे जो बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसका हुक्म नहीं मान रहे, उसका हुक्म ही कोई भी नहीं मान रहा। तो हमारे यहाँ तो ये जगीरदार, हाँ जी, वो भाई सही बातें कर रहे हैं मुहम्मद भाई। कोई तोड़ ही नहीं सका कि भाई अपनी मर्जी का है। जो भी कानून है, जो ऊपर वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, वो कोई कानून भी मानने के लिए नहीं आ रहा। तो ये बात वाकई ठीक है, जो मुजम्मिल भाई बात कर रहे हैं, 100% वो बात ठीक है। जो हमारा जी जो है ना जागीरदाराना निज़ाम,
वो हम तोड़ अभी नहीं भी सके। वही चल रहा है। वही हमारी सियासत में सारे जो हैं वो कोई वडेरे हैं। खानदान नहीं, शाह सारे महमूद कुरैशी है, मखदूम चाहे है, मखदूम कुरैशी है, है, सारे कोई वही हैं। वडेरे हैं, कोई गरीब आदमी है ही नहीं। मैं 100% कहता हूँ कि 10% है जो पढ़ा लिखा अपनी मेहनत से आए मेहनत हो। से आए हुए हो, स्ट्रगल करके आए हुए। बाकी सारे वही हैं। 90% जो हमारे सियासतदान है ना, हमारी पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो जगीर ही बैठते हैं, जगीरदाराना अच्छा निजाम यार, में मुझे बैठते एक हैं। बात का जवाब मैं ज़रूर मांगूंगा सर लोग से। चलो यार, हमारा तो आपके बकौल ना कोई दो कौमी नज़रिया था, ना कोई हमने स्टेट बनाई, ना हमने कोई आइन बनाया, ना हमने कोई कानून लागू किया, ना उस पर अमल किया। मेरे भाई, मान लिया हमसे सन 1971 में बांग्लादेश अलहदा हो गया, मुसलमान थे। अच्छा यार, जब आज़ादी मिली अंग्रेज़ से हमें और आपको, तो मेरे भाई ये बांग्लादेश तो बाद में आज़ाद सन 1971 में हुआ पाकिस्तान से। जब श्रीलंका था वो इंडिया से क्यों अलहदा हुआ? अफगानिस्तान हिंदुस्तान से क्यों अलहदा हुआ? नेपाल, भूटान, ये मुल्क क्यों अलहदा हो गए मेरे भाई? इसका जवाब मुझे ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, तो ज़रा उस पर रोशनी पड़ जाएगी। गलत है असल का सवाल भी। हाँ मैं जी। जो होती बात सोचने वाली मतलब होती है उस पर सवाल करने चाहिए हाँ जी। कि जारी बात है, ये भारत इस तरह का तो नहीं था पहले, हिंद इस तरह का तो नहीं था, बहुत बड़ा था, ये तो बहुत बड़ा था मेरे बहुत भाई। बड़ा था, जिसकी आज भी मतलब वो आशा करते हैं कि अखंड भारत आपसे है। तो हमने सिर्फ एक मुल्क अपने पाकिस्तान ही बनवाया ना, अलहदा किया, बाकी तो सब आपके साथ थे, वो अलहदा क्यों हुए? अच्छा, बात आते हैं मुजम्मल भाई की बातें बड़ी यार दिल को छू लेने की बातें थी। उन्होंने कहा कि जब खान साहब अपना पता चला कायदे आज़म को कि ये वंड होने वाली है, ये जगीरदाराना निज़ाम खत्म होने वाला है, तो उस वक्त उन्होंने ये नजरिया ज़्यादा जोर दिया, पहले इतना जोर नहीं दिया था। क्योंकि और ये हकीकत है गुलजार भाई और सब भाई का, हमारा जो मुल्क है वो वाकई जगीरदाराना निज़ाम अभी भी चल रहा है। तो आपको रुखसार भाई, हमारी जो सारी सियासत है या जितने भी सियासतदान हैं, पार्लियामेंट में लेकर नीचे तक देख ले, पुलिस महकमे तक देख रहे हैं कि सारा जो है जिसकी हाथ ताकत होती है उसके पीछे हर कोई चलता है। यार कोई मुझे- भी पाकिस्तान की अवाम के बारे में किसी ने सोचा है कि अवाम के बारे में कुछ किया जाए? अच्छा यार, मुझे जो एक अपनी confusion बड़े है। बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी सियासत लगाई हुई, अपने एक बात इधर मैं, खान साहब आए थे, वो भी मैं हकीकत बात है, जो सच है उसको मानना चाहिए, वो भी जब तक उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट ना होती वो नहीं आ सकते थे। वो थे थोड़ा सा इस जगीरदाराना निज़ाम से हटकर आए थे, उन नस्लों से हटकर आए थे, लेकिन देखें वो भी उनकी स्पोर्ट से सारे आए, खत्म हो गए। भाई सारे सांप उसके पीछे बैठे हुए थे, सारे वही जो थे। लेकर आया था सांप, वही थे। उन्होंने ही डसा है ना खान सर को। अब उन्होंने श्योरिटी बात की है हाँ कि जी। भाई आप मेरी तरफ पार्टी में आ रहे हैं ना। उन्होंने पहले बोला है कि आपने किसी काम के जरिए अवाम किसी काम के जरिए आते हैं या पैसा कमाने के लिए आना, तो फिर मेरी पार्टी में भाई ना आए। इंडिया में रियल डेमोक्रेसी है, ये वो उनके सदर देखें। और हमें ये इसको तो डेमोक्रेसी इधर-उधर पर मेरे भाई सवाल मैंने इसीलिए उठाया है ना कि ये लोग, ये देश क्यों अलहदा हुए? फिर इतनी जरा और भाई democracy उस होती है। ये बात भी है, उसमें उस वक्त कब्जा था अंग्रेजों का, उससे पहले भी जाहिर बात है हर मुल्क में हर अच्छा, खित्ते में- दूसरी बात, ये जो इनके सरदार पटेल साहब थे, पूरे मुल्क हिंद में फिरे और स्टेट्स को इकट्ठा किया, इन्होंने कहाँ से ये ठेका उठाया था कि ये डेमोक्रेटिक तरीका है और हम डरा धमका कर स्टेट्स को साथ में लेंगे? ये कौन सी डेमोक्रेटिक थी मेरे भाई? कौन से सरदार पटेल साहब जो उनके थे, जिनके बारे में बहुत मशहूर है कि एक हाथ में लाठी और एक हाथ में गाजर लेकर पिया करते थे। जो गाजर खाकर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर लाठी ये का मेजर दौर साहब की दिखाया आई थिंक आप बात कर रहे हाँ हैं। जी। मेजर साहब ने ये बात भी जरूर की है, मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये बात की है और इस बात में सदाकत कितनी है या मेजर साहब जानते मेरी हैं। तो बात सुने, वो तो होगी रियासत की इंडिया इस वक्त जो है वो जागीरदाराना निजाम मैं कहता नहीं हूँ है। खत्म कर दिया है। असद भाई ये मानना पड़ेगा, उन्होंने ये निजाम खत्म कर दिया है। अवामी हुकूमत है इंडिया हाँ में, जी। हम उसमें नाकाम हुए। हमारी जो पार्लियामेंट है या हमारी हुकूमत चलाने का तरीका है ना, बहुत- वो हमें देखना हाँ चाहिए जी, किस गलत है। तरीके से वो चल रहा है। हम एक फलाब स्टेट है, हम फलाह स्टेट और कंफ्यूज स्टेट, फलाब स्टेट और क्या जगीरदाराना- अवामी जो 90% जो वोट है वो तो इमरान खान साहब के, हाँ। हुकूमत शहबाज शरीफ कर रहा है। ये फलाह कौन भी सा है ना, काम है? फलाह असद भी भाई है। इस जवाब का जो सवाल का जवाब है कि आपके पास, तो मेरे फिर पास दे। है इसका जवाब। वो क्या कौन सा निजाम के जरिए वो आ रहा है? शहबाज शरीफ मैं हुकूमत सर कर आपको रहा इसका है, जवाब देता तो हूँ। देना। जवाब इसका यही है जो हमने इससे पहले वीडियो की, उसमें ये बात है ना कि अगर अवाम को 10% महंगाई लग रही है तो सारी अवाम कहती है कि यहाँ पर गलती है और हम आपको नहीं ऐसा करने देंगे। तो यही चीज हमारी अवाम में अभी तक नहीं आई
कि अपना हक मांगने के लिए मेरे भाई जान पर खेल जाओ, अपनी आवाज उठाने के लिए घरों से ये बाहर सवाल निकलो। का जवाब नहीं है, मुझे यही ये सवाल का जवाब मेरे देना भाई। चाहिए। अगर आवाम ने जिसके डेमोक्रेटिक- हाथ मेरे से भाई, डंडा मेरी है बात उसका ये सुने। मुल्क ओ है, मेरे भाई मेरी बात सुनो। जिसके हाथ डंडा है उसका ये मुल्क है, आपको ये मेरे मानना भाई पड़ेगा। गुलजार, मेरी बात सुनो, अगर आवाम सारी एक साथ होकर बाहर आ जाती है तो ना कोई फौज टिकती है, ना कोई डेमोक्रेटिक पार्टी टिकती है, ना कोई जागीरदाना सिस्टम टिकता है मेरे भाई बातें बड़ी शानदार थी, दिल खुश हुआ, नॉलेज में भी इजाफा हुआ, बड़ी अच्छी वीडियो थी। लोग सारी ने भी बहुत नॉलेज में इजाफा किया और 5 बातें जो हमारे लिए बेहतर है लेकिन हमें अभी तक समझ नहीं आ रही। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉप के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।